नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत दाज्यू कहानी के बारे में आगे हम चर्चा कर चुके हैं। तो दाज्यू कहानी की चर्चा फिर से एक बार हम बाकी हैं वहाँ से आगे बढ़ाते हैं। मदन, इधर आओ। आया दाज्यू। दाज्यू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। यहाँ पर दाज्यू शब्द यानी कि बड़ा भाई, दाज्यू शब्द की आवृत्ति पर, आवृत्ति यानी कि बार बार रिपीट करना, बोलना, दोबारा बोलना, एक से अधिक बार दाज्यू शब्द का प्रयोग करना। जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे, यानी कि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के परिवार के व्यक्ति हैं, इसीलिए उन्हें अपनी प्रतिष्ठा यानी कि अपनी इज्जत गुमा रहे हैं, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है। अपनत्व यानी कि अपना, जो अपना है उनका अपनापन का जो उनके मगज में, मन में है, वो गवा रहा है ऐसा लगता है। अहम यानी कि अहंकार, अहंकार की तेज धार यानी कि तेज यानी कि झड़प से आगे न टिक सकी, वो टिक नहीं सका। दाज्यू चाय लाऊं? मदन कहता है, दाज्यू चाय लाऊं? चाय नहीं। लेकिन यह दाज्यू दाज्यू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें। जगदीश बाबू कहते हैं कि चाय नहीं, लेकिन ये बार बार दाज्यू दाज्यू शब्द से क्या चिल्लाते रहते हो? किसी की प्रेस्टीज यानी कि प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज शब्द का अर्थ होता है प्रतिष्ठा का ख्याल भी नहीं है तुम्हें, यानी कि किसी की प्रतिष्ठा का ख्याल भी तुम्हें नहीं है, किसी की बेइज्जती हो ऐसा ख्याल तुम्हें नहीं है, ऐसा वो मदन से जगदीश बाबू कहता है। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर अधिकार न रह सका। जगदीश बाबू का मुंह यानी कि उनके चेहरे पर क्रोध के कारण, गुस्से के कारण वो जगदीश बाबू का चेहरा लाल पीला हो गया। तमतमा गया मतलब कि लाल पीला हो गया। जो गुस्से का भाव है, गुस्से की जो रेखाएं हैं, वो चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देने लगती है। जब आदमी गुस्से हो जाता है तब हम देख सकते हैं कि उनकी आंखें, उनका चेहरा लाल पीला हो जाता है, आंखें, क्रोधित होने का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। और बोलने का जो शब्दों का अधिकार है यानी कि बोलने का जो कंट्रोल है, वो आदमी गुमा देता है, एल फेल बोल जाता है। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। मदन को प्रेस्टीज शब्द, प्रेस्टीज यानी कि प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, उसका भी उन्हें ख्याल नहीं रहा, उनका भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया, यानी कि जगदीश बाबू के चेहरे की रेखाओं से मदन सब कुछ समझ गया। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार की गहरी चोट लगी। इस व्यवहार से मदन को, जगदीश बाबू का जो ये गुस्से होना का व्यवहार था, उस व्यवहार से मदन के दिल में एक चोट पहुंची।
मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियां भर भर रोता रहा। मैनेजर यानी कि जो होटल में होटल का सारा मैनेजमेंट करता है, कार्यभार संभालता है, सभी को काम दिखाने का या कोई ग्राहक आने का उनको बैठाने का सबकी व्यवस्था करता है, उसे मैनेजर कहते हैं। सिर दर्द सर यानी कि हमारा मस्तक माथું, આપણે ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો માથું, અને દર્દ यानी कि दुख, माथું दुखे છે એવું કહીએ गुजराती भाषा में। सिर दर्द का ये मतलब होता है। का बहाना बनाकर घुटनों में सर दे कोठरी में, यानी कोठरी यानी कि जो होटल में काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए रहने का स्थान, उस कोठरी में जाके सिसकियां भर भर रोता रहा, यानी कि वो रोता रहा, किसी को सुनाई नहीं दे वैसी आवाज़ में वो रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। घर या गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति, यानी कि जगदीश बाबू पड़ोस गांव के थे, वो पड़ोस के लोग मिल जाते हैं तो दोनों में आत्मीयता यानी कि भाईचारे की जो भाईचारा है वो भाईचारा से रहने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से भाईचारे से रहने का प्रदर्शन करते हैं। वो स्वाभाविक यानी कि सहज ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोद से, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो, परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो। तो इसी कारण यानी कि प्रवासी यानी कि ये थोड़े समय की यात्रा का जीवन में ये जो कमाने गया था बाहर शहर में, उस जीवन में पहली बार ऐसा मदन को हुआ था और पहली बार ऐसा मदन को एहसास हुआ। ईजा यानी कि माता की गोद से गोदी यानी कि खोड़े में से, गुजराती भाषा में कहिए तो माताना खोड़ामांथी, बाबा की बाहों से अपने पिता के बाहों से यानी कि पिता के बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से यानी कि दीदी की अपनी बहन, दीदी यानी कि बहन, आंचल यानी कि ये जो खोला है उस गोद से छाया के बलपूर्वक खींच लिया। किसी ने ताकत पूर्वक हाथ पकड़ के झपट कर खींच लेते हैं, उसी प्रकार बलपूर्वक खींच लिया हो ऐसा उन्होंने लगा, परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो। तो ये जो इतने भावुक हो गए, रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिल में किसी का कुछ कहने से बहुत दर्द होता है, तो ऐसी घटना में हम किसी सबसे दूर जाकर छुप कर रो लेते हैं और आंखों से आंसू बाहर निकाल देते हैं, तो हमारा मनुष्य का, किसी भी मनुष्य का थोड़ा दर्द जो होता है ना वो कम हो जाता है। और ऐसे में ऐसे रो लेना अधिक विवेकपूर्ण होता है, ऐसा इस पैराग्राफ में कहा गया है। मदन पूर्ववत काम करने लगा, यानी कि मदन पहले की तरह पहले जैसा काम करता था वैसा काम करने लगा फिर से रो लेने के बाद। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। दूसरे दिन ये जो घटना घटित हुई उसके बाद होटल में जाते समय, कैफे यानी कि होटल में जाते समय अचानक यानी कि आकस्मिक ही जगदीश बाबू के साथ जो बचपन के दोस्त थे, बचपन में साथ पढ़ाई करते थे,
सहपाठी यानी कि साथ में पढ़ाई करने वाला दोस्त हेमंत से उनकी भेंट हो गई, यानी कि उनका मिलन हो गया। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा है। होटल में जगदीश बाबू ने इशारे से, हाथ के इशारे से या आँख के इशारे से हम कभी कभी किसी को बुलाते हैं, उसी तरह जगदीश बाबू ने मदन को बुलाया। लेकिन लेखक को लगा कि मदन जगदीश बाबू से दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो, ऐसा लगा। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। फिर से जगदीश बाबू को फिर से बुलाना पड़ा। तब मदन उसके पास आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाजू कहा। पहले की तरह जब मदन का चेहरा स्माइल भरा दिखाई देता था, वैसा चेहरा उनके मुख पर मुस्कान यानी कि स्मित कभी दिखाई नहीं दिया पहले की तरह। और उसने जगदीश बाबू के पास जाकर ऐसा भी नहीं कहा कि क्या लाऊं दाजू। दाजू शब्द का उन्होंने उच्चारण कभी नहीं किया। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। जगदीश बाबू ने मदन को ऑर्डर दिया। उनको कहना पड़ा कि 2 चाय 2 आमलेट, 2 चाय और 2 आमलेट लाओ। तब भी ऑर्डर सुनने के बाद भी मदन ने लाया दाजू नहीं कहा और उन्होंने क्या कहा, लाया साहब कहकर उन्होंने चल दिया। जैसे कि 2 अपरिचित व्यक्तियों पहली बार मिलते हैं तो वार्तालाप कम करते हैं। यहाँ पर परिचित थे, लेकिन इस घटना हो जाने के बाद दोनों अपरिचित जैसे हो गए। शायद पहाड़ियाँ हैं, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हेमंत को पता चल गया कि ये पहाड़ी इलाके का बालक है। पहाड़ियाँ यानी कि पहाड़ी इलाके का रहने वाला बालक है, ऐसा अनुमान यानी कि अंदाज लगाया। अंदाज लगाकर हेमंत ने पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। आइए। हाँ, मदन ने जगदीश बाबू ने रूखा सा उत्तर दे दिया और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। हेमंत ने मदन चाय ले आया था और हेमंत ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने प्रश्न किया मदन से, एहसान चढ़ाने की गरज से यानी कि ज़रूरत से। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। थोड़ी क्षणों के लिए टेबल यानी कि ये जो टेबल चाय या प्लेट रखने का टेबल होता है, मेज होती है, उनको टेबल पहाड़ी इलाके में टेबल भी कहते हैं। गंभीर मौन यानी कि कुछ भी आवाज़ नहीं हो, ऐसा मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। जगदीश बाबू की आंखें चाय के कप ग्लास पर ही झुकी रही थी। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। मदन की आंखों के सामने यानी कि मदन ने पहले जो जगदीश बाबू के साथ जो घटनाएं घटी थी, स्मृतियाँ यानी कि हमारे जीवन में जो अतीत में या पहले भूतकाल में जो घटनाएं घटी थी, वो एक के बाद एक यादें आने लगती हैं। और जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही, जैसे हेमंत ने सवाल किया
क्या नाम है तुम्हारा लड़के? ऐसे ही जगदीश बाबू ने पहले पूछा था मदन को। और थोड़ा दिन बीतने के बाद मदन ने जगदीश बाबू को कहा था, दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया था। ऐसा एक दोनों अपनत्व भरा मिलाप हो जाता है। फिर उसके बाद एक दिन जगदीश बाबू ने मदन को ऐसा कहा था, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल ही नहीं रहता तुम्हें। और वो घटना दोनों को विखुटा अलग कर देती है। ये सब मदन को मस्तिष्क में स्मृतियाँ यानी कि यादें आने लगती हैं। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा, यानी कि मदन की ओर आंखें उठाकर प्याली की ओर से आंखें मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फटेगा, यानी कि उन्हें मदन को लगा कि ये अभी क्रोधित हो जाएगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? हेमंत ने आग्रह किया, फिर से पूछा कि जवाब देने की राह देख रहा था। फिर से दोहराया, यानी कि फिर से पूछना, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया, यानी कि मदन ने जवाब दिया, मुझे होटल में बॉय कहते हैं साहब। ऐसा टूकमा गुजराती भाषा में कहिए तो टूकमो संक्षिप्त सा, यानी कि टूक में उत्तर उन्होंने दे दिया। आवेश में उसका चेहरा लाल हो गया और होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। यानी कि आवेश यानी कि थोड़ा गुस्सा, उनको भी गुस्सा आ गया चेहरे पर, और गुस्से में उनका चेहरा लाल हो गया और लाल चेहरा होकर भी अधिक सुंदर बन गया, अधिक सुंदर दिखाई देता, ऐसा लेखक यहाँ पर कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम दाजू कहानी का समापन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट इकाई के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।